गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग 2017-19 वाला पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग का। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है यह डिविडेंड डिसीजन इज अन कंपोनेंट ऑफ फाइनेंस फंक्शन। डिविडेंड डिसीजन जो होता है हमारे फाइनेंस फंक्शन का एक पार्ट है, तो ये ट्रू बोल रहा है। जो हमारा फाइनेंस फंक्शन होता है, तीन फंक्शन जो हम लोग उसमें लेते हैं उसी का एक ये पार्ट हो गया डिविडेंड डिसीजन। दूसरा अगर हम लोग देखें, दूसरा बोल रहा है ओवर कैपिटलाइजेशन अकर व्हेन रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस इज मोर देन इट्स बुक वैल्यू। ये क्वेश्चन में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, बट जिस तरह से हम इसको समझ पा रहे हैं उस तरह से हम इसको बताने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले ओवर कैपिटलाइजेशन कहने का मतलब हो गया कि हमारे बिजनेस में कैपिटल ज़्यादा है देन इट्स रिक्वायरमेंट। हमारे बिजनेस में कैपिटल ज़्यादा है देन इट्स रिक्वायरमेंट, जिसका इम्पैक्ट क्या होता है ना, जब ज़्यादा हमारे बिजनेस में कैपिटल होता है तो हमारे बिजनेस का, कंपनी का शेयर प्राइस गिरते जाता है। शेयर प्राइस गिरने के कारण उसका बुक वैल्यू ना कम हो जाता है। कंपनी का बुक वैल्यू कम हो जाएगा जब शेयर का प्राइस गिरेगा, क्योंकि बुक वैल्यू मतलब क्या, जो हमारा शेयर होल्डर फंड है वो अल्टीमेटली कम हो जाता है। ठीक है, तो कम हो जाने के कारण हमारा बुक वैल्यू कम हो जाएगा, लेकिन रियल वैल्यू जो हमारे बिजनेस का वो ज़्यादा रहेगा। तो इस सेंस में हम लोग ये बोल सकते हैं ये ट्रू है, बट फिर भी हम इसमें थोड़ा कंफ्यूज हैं, इसलिए हम ये चीज़ पहले बता दिए। बाकी हमारे अंडरस्टैंडिंग से इसी तरह से बनना चाहिए, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये ट्रू है। बाकी तीसरा जो है, तीसरा में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट जो है, पे बैक पीरियड मीन्स द पीरियड इन विच पेमेंट टू बी मेड। पे बैक पीरियड कहने का मतलब वो पीरियड है जिसमें हम लोग को पेमेंट करना है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। पे बैक पीरियड मतलब बेसिकली होता क्या है, जितने पीरियड में हम अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कवर कर पाते हैं उस प्रोजेक्ट से। पे बैक पीरियड उस चीज़ को इंडिकेट करता है, उस चीज़ को बताता है। उसके बाद आगे जो हमारा है, इम्प्लिक्ट कॉस्ट अराइज व्हेन द फंड आर यूटिलाइज्ड। इम्प्लिक्ट कॉस्ट हमारा कब आता है, जब हमारा फंड यूटिलाइज होता है। इम्प्लिक्ट कॉस्ट कहने का मतलब हो गया जो अमाउंट हम लोग को किसी आउटसाइडर को पेड नहीं करना पड़ता है। जैसे अगर मान लेते हैं, अगर हम एक अपना बिजनेस चला रहे हैं और अपने घर में चला रहे हैं, तो हमारा अगर दूसरे जगह पे कहीं पे घर लेते हैं तो उस घर का तो रेंट देना होता ना, तो हमारा वो कॉस्ट आता। अगर अपना अपने घर में हम बिजनेस चला रहे हैं तो घर का जो भी रेंट बन रहा है दैट इज इम्प्लिक्ट कॉस्ट। वो कॉस्ट हम लोग किसी को पेड नहीं कर रहे हैं, बट वो एक हिडन कॉस्ट है हमारे बिजनेस का। तो हम लोग यहाँ पे इम्प्लिक्ट कॉस्ट अराइज व्हेन द ओनर्स फंड, अगर यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं व्हेन द ओनर्स फंड आर यूटिलाइज, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। उसी तरह से लिवरेज मीन्स, लिवरेज कहने का मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस। ये गलत चीज बता रहा है, लिवरेज अलग चीज को रिफ्लेक्ट करता है। लिवरेज जो होता है ये बताता है एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इस चीज को लिवरेज इंडिकेट करता है। आगे यहाँ पे बोल रहा है हाई गियरिंग मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल इज मोर देन फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल। हाई गियरिंग करने का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है ये ज़्यादा है देन फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल। तो सबसे पहले अगर हम लोग कैपिटल गियरिंग का रेशियो याद करें तो उसमें हमारा क्या होता है, ऊपर होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय जो हमारा शेयर होल्डर का फंड है। तो हमारा ये ज्यादा कब आएगा, ज्यादा जब आएगा ये हमारा ज्यादा होगा तब ना। तो हाई गियरिंग करने का मतलब क्या हो गया, हमारा फिक्स्ड बियरिंग इंटरेस्ट कैपिटल जो है ये ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे उल्टा बोल रहा है, ये बोल रहा है हाई गियरिंग मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल इज मोर, इक्विटी शेयर कैपिटल उस केस में कम होगा। ठीक है, हाई गियरिंग के केस में। ठीक है, जहाँ पे हमारा ये फिक्स्ड डिवेंचर वगैरह लोन वगैरह ज़्यादा होता है वहाँ पे हमारा हाई गियरिंग आता है, तो ये हमारा फॉल्स है। आगे बोल रहा है डिविडेंड मीन्स वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट। नहीं, डिविडेंड मीन्स हो गया हम लोग प्रॉफिट का जो पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं शेयर होल्डर को, वो चीज़ होता है डिविडेंड का मतलब। ये भी वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट, या तो यहाँ पे अगर ऐसा लिखा रहता है डिविडेंड मीन्स वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, तो हम लोग इसको ट्रू बोल सकते थे। आगे नीचे जो सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंस फंक्शन का क्या ट्रेडिशनल अप्रोच था, मॉडर्न अप्रोच क्या है। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन द एमएम, ये जो रहता है एमएम थ्योरी जो रहता है डिविडेंड पॉलिसीज का हाइपोथेसिस जो होता है, इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। हम लोग डिविडेंड थ्योरी में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, डिविडेंड थ्योरी जो हमारा होता है ये दो टाइप का होता है, एक इरिलेवेंस और दूसरा रिलेवेंस। इरिलेवेंस वाला थ्योरी ये बताता है कि डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट करें या ना करें उसका हमारे शेयर्स पे या फर्म के प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है।
फर्म के वैल्यू पे। तो जो एमएम अप्रोच होता है ना डिविडेंड पॉलिसी का, ये हमारा इररिलेवेंस थ्योरी के अंडर आता है। मतलब ये बताता है कि तुम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो या ना करो, उससे हमारे शेयर पे या हमारे फर्म के वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। वही सब चीज़ यहाँ पे हम लोग को बताना है। दूसरा होता है रिलेवेंस थ्योरी, जिसमें गॉर्डन ये दूसरा आता है, उसमें एमएम थ्योरी नहीं आता है, वाल्टर वगैरह बुलाता है, वाल्टर डिविडेंड पॉलिसी। फिर नीचे बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय बजटिंग। बजटिंग क्या होता है? डिस्कस इट्स पर्पस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अन इंडस्ट्रियल कंसर्न। बजटिंग क्या होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है अगर इंडस्ट्रियल कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो, वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे बताना है। क्या स्टेप हमारा इन्वॉल्व है कैपिटल बजटिंग के प्रोसेस में, वो सब कुछ यहाँ पे लिखना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? स्टेट हाउ वुड यू डिटरमाइन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम लोग यहाँ पे ये सब चीज़ बताना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, कैसे हम लोग निकालेंगे प्रेफरेंस शेयर का, डेट का, इक्विटी शेयर का, उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे, ये सब कुछ हम लोग को यहाँ पे बताना है। हायर परचेज क्या होता है और ये हायर परचेज और लीजिंग में क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ इसमें एक्सप्लेन करना है। नीचे क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल टू इंडस्ट्रीज फॉर मीटिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। इंडस्ट्री के पास लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए क्या क्या सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल होता है, वो सब चीज़ यहाँ पे हम लोग को लिखना है। ग्रॉस और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये हम लोग को इसमें बताना है। किस कंसेप्ट को हम लोग प्रीफर करते हैं और क्यों करते हैं, ये सब कुछ इसमें एक्सप्लेन करना है। ये हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन अभी तक था। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये ये क्वेश्चन बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, द कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट इज 15 लाख। किसी कॉस्ट प्रोजेक्ट का कॉस्ट 15 लाख और इसका वर्किंग लाइफ 15 ईयर है। साल्वेज वैल्यू इस प्रोजेक्ट का हमारा 50,000 का होने वाला है। उसके बाद एनुअल इनकम बिफोर डिप्रिसिएशन, एनुअल इनकम हमारा जो है बिफोर डिप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, जो हमारा एनुअल प्रॉफिट है, ये डिप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले लेकिन टैक्स लगाने के बाद कितना का है? 2.5 लाख का। मतलब ये जो 2.5 लाख है ना, इसमें हमारा टैक्स लेस किया हुआ है, इसमें लेस करने का जरूरत नहीं है, और डिप्रिसिएशन को इसमें लेस नहीं किया गया। तो हम लोग को डिप्रिसिएशन जब लेस नहीं किया गया तो एड नहीं करने का जरूरत है। ठीक है, मतलब ये हमारा एनुअल कैश इनफ्लो है। एनुअल कैश इनफ्लो ये हमारा हो गया, कैश इनफ्लो जो 2.5 लाख का दिया हुआ है। एनुअल कैश इनफ्लो में क्या लेते हैं, हमारे बिजनेस में कितना का कैश आ रहा है। ठीक है, तो ये 2.5 लाख का जो है ये वही चीज़ है। इसमें हमारा डिप्रिसिएशन भी लेस नहीं किया गया, तो अच्छा बात है, हम लोग को ऐड करने का जरूरत नहीं। और टैक्स लेस किया गया जो हम लोग को लेस करना होता है। तो ये चीज़ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। नीचे पूछ रहा है फाइंड आउट पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड बताओ इस प्रोजेक्ट का। पोस्ट पे बैक पीरियड, इस प्रोजेक्ट का पोस्ट पे बैक पीरियड क्या होगा? और पोस्ट पे बैक प्रॉफिट एंड पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये 4 चीज इसमें निकालने के लिए बोल रहा है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग सबसे पहले इधर लिख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमारा गिवन है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो था ये 15 लाख रुपए का था। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हमारा 15 लाख का था। लाइफ जो इस प्रोजेक्ट का था ये 15 ईयर्स का था, मतलब 15 साल ये प्रोजेक्ट हमारा चलेगा। उसके बाद फिर दिया हुआ था एनुअल कैश इनफ्लो। एनुअल कैश इनफ्लो हमारा जो है, एनुअल कैश इनफ्लो जो था ये था 2.5 लाख का। टैक्स का रेट दिया हुआ था। टैक्स का रेट हमारे लिए अभी यहाँ पे यूजफुल नहीं है, क्योंकि टैक्स तो उसमें लेस करके दे ही दिया ना, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन उसमें टैक्स ऑलरेडी लेस है। तो हमारा टैक्स का रेट जो 50% है इसको कुछ नहीं करना है, ये इररिलेवेंस है। एक और चीज दिया है हमारा क्वेश्चन में, साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 50,000, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और इससे हम लोग को कुछ चीज कैलकुलेट करना। सबसे पहले हम लोग को निकालना था पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड बेसिकली क्या होता है, ये वो पीरियड बताता है। पे बैक पीरियड कहने का मतलब हो गया जितने टाइम पीरियड में हमारा इनिशियल कैश आउटफ्लो रिकवर हो जाए उस प्रोजेक्ट से। जो हमारा 15 लाख का कॉस्ट आएगा इस प्रोजेक्ट में, ये कितने दिन में रिकवर हो जाएगा, कितने दिन में ये कैश हम लोग उससे रिटर्न आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, कैसे इसको निकालेंगे, इनिशियल कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो
डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो। इनिशियल कैश आउटफ्लो हमारे प्रोजेक्ट का कितना है, 15 लाख। एवरी ईयर हमारे इस प्रोजेक्ट से कितना का कैश आएगा, 2.5 लाख का। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 ईयर्स। मतलब 6 साल में इस प्रोजेक्ट में हम जो पैसा लगा रहे हैं वो हमारा रिकवर हो जाएगा। 2.5 लाख एवरी ईयर आएगा तो 6 साल में 15 लाख रिकवर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पे बैक पीरियड। पीबीपी मतलब पे बैक पीरियड, इसको हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखें। दूसरा हम लोग से यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन में पोस्ट पे बैक पीरियड। पोस्ट पे बैक पीरियड, पोस्ट पे बैक पीरियड कहने का मतलब होता है जो पीरियड हमारा ये प्रोजेक्ट का जो लाइफ है वो हमारा बियॉन्ड पे बैक पीरियड कितना है, मतलब 6 साल के बाद कितना दिन और प्रोजेक्ट चलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट पे बैक पीरियड। नाम से ही पता चल रहा है, टर्म से। पोस्ट पे बैक पीरियड मतलब पे बैक हमारा हो जाने के बाद, कैपिटल पे बैक हो जाने के बाद और कितना दिन ये हमारा प्रोजेक्ट चलने वाला है। तो ये हमारा क्या हो गया, द पीरियड बियॉन्ड, द पीरियड बियॉन्ड द पे बैक पीरियड। ठीक है, पे बैक पीरियड के बाद जितना दिन हमारा प्रोजेक्ट चलने वाला है, इसको कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट का कितना लाइफ है माइनस पे बैक पीरियड। तो हमारा लाइफ कितना था प्रोजेक्ट का, 15 साल का, और 6 साल हमारा इसका पे बैक पीरियड था, मतलब 9 साल हमारा ये पोस्ट पे बैक पीरियड हो गया। पोस्ट पे बैक पीरियड मतलब प्रोजेक्ट हमारा ये पे बैक पीरियड के बाद कितना दिन चलेगा, ये हमारा पोस्ट पे बैक पीरियड हो गया। दो चीज। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया था पोस्ट पे बैक प्रॉफिट। पोस्ट पे बैक प्रॉफिट पूछा गया है और पोस्ट पे बैक प्रॉफिट इंडेक्स। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई। ठीक है, ये दोनों हम लोग आगे अब कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं पोस्ट पे बैक प्रॉफिट। पोस्ट पे बैक प्रॉफिट कहने का मतलब ये होता है कि हमारा पे बैक पीरियड के बाद कितना कैश फ्लो उस प्रोजेक्ट से आने वाला है, उस प्रोजेक्ट से पे बैक पीरियड के बाद कितना का कैश फ्लो आने वाला है। मतलब यहाँ पे हमारा हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे हमारे पास दो उपाय है। पोस्ट पे बैक प्रॉफिट कहने का मतलब जो हमारा पे बैक पीरियड था उसके बाद जो कैश आउटफ्लो आएगा, कितना आउट इनफ्लो आने वाला। तो इसका हमारे पास दो उपाय। पहला तो हम लोग ये कर सकते हैं, टोटल कैश इनफ्लो इस प्रोजेक्ट का ऐड कर लेते हैं। टोटल कैश इनफ्लो ऐड कर लेते हैं, उसमें से हमारा जो कैश आउटफ्लो था उसको लेस कर देंगे तो हमारा पोस्ट पे बैक प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, टोटल कैश इनफ्लो जितना इस प्रोजेक्ट से कैश आने वाला है, कितना कैश आने वाला है, 2.5 लाख 1 साल में आएगा इंटू 15। ठीक है, और इसमें हम लोग साल्वेज वैल्यू भी ऐड कर देंगे क्योंकि वो भी तो इसी प्रोजेक्ट से आएगा, कैश इनफ्लो ही तो है। तो ये हमारा टोटल इस प्रोजेक्ट से कैश इनफ्लो है, माइनस कैश आउटफ्लो हमारा कितना था, 15 लाख का। तो इससे हमारा जो वैल्यू आएगा ये हमारा हो जाएगा पोस्ट पे बैक प्रॉफिट। इसको हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते थे, एनुअल कैश इनफ्लो। अगर हमारा इवेन कैश इनफ्लो रहा, जैसे यहाँ पे 2.5 लाख एवरी ईयर है, अगर एवरी ईयर रहा तो ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला बता रहे हैं ये काम कर जाएगा। एनुअल कैश इनफ्लो इनटू पोस्ट पे बैक पीरियड, पोस्ट पे बैक पीरियड, और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे साल्वेज वैल्यू। एनुअल कैश इनफ्लो हमारा कितना है, 2.5 लाख का। पोस्ट पेबैक पीरियड बेसिकली बता क्या रहा है, हमारा पेबैक पीरियड के बाद का प्रॉफिट। तो पेबैक पीरियड के बाद कितना कैश इनफ्लो आएगा एवरी ईयर, 2.5 लाख। और कितना दिन है पोस्ट पेबैक का पीरियड, 9 ईयर। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तो आएगा पोस्ट पेबैक पीरियड। और इसमें से हम लोग साल्वेज वैल्यू जो है हमारा 50,000 का, वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा पोस्ट पेबैक प्रॉफिट। हमारा ये आ जाएगा 23 लाख। ठीक है, 23 लाख आना चाहिए।
23 लाख। उसके बाद फिर हम लोग को निकालना था पोस्ट पेबैक पीआई, पोस्ट पेबैक पीआई, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये चीज हम लोग को निकालना है नेक्स्ट जो यहाँ पे बोला गया। तो वो कैसे निकलेगा, इसको पहले हम हटा लेते हैं। पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बेसिकली इस चीज को बताता है कि जो हमारा पोस्ट पेबैक प्रॉफिट है, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये बताता है कि हमारा जो पोस्ट पेबैक प्रॉफिट है वो इनिशियल कैपिटल का कितना परसेंट है। पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये क्या बताएगा, हमारा जो पोस्ट पेबैक प्रॉफिट है ये इनिशियल कैपिटल या इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कैश आउटफ्लो का कितना परसेंट है। हमारा पोस्ट पेबैक प्रॉफिट कितना रहा था 23 लाख, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना, इनिशियल हमारा कैश आउटफ्लो कितना था। इनिशियल कैश आउटफ्लो कहने का मतलब जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, जो भी परसेंटेज आएगा डेट विल बी आंसर, ठीक है। पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का जो फॉर्मूला है पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का, ये पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के जैसा ही है, ठीक है। ये इसमें भी कुछ अलग वैसा है नहीं। तो ये था बेसिकली आज के क्वेश्चन में, आज का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसमें ये सारा कुछ था, और इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन कवर हो गया। थैंक यू।